2024 के लेकर सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होने की पूरी तरह से कयामत में जुट चुकी है। इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और नीतीश कुमार का नवन्नों में मुलाकात हुआ। नवन्नों में यहां पर जिस तरह से मुलाकात हुआ है उसको लेकर यहां पे सभी विपक्षी पार्टियों को किस तरह से एक मंच पे लाया जाए, नीतीश कुमार पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करने के बाद सीधा लखनऊ जाएंगे। लखनऊ जाने के वहां पे अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे और इसके पहले नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, वहीं पे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात किए थे, राहुल गांधी से मुलाकात किए थे, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात किए थे। और नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आज का जो बैठक हुआ है अहम माना जा रहा है। इसमें किस तरह से कहा जाए कि किस तरह विपक्षी पार्टियां को सभी एक मंच पे लाया जाए। जिस तरह से कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर गुजरता है, लेकिन इस बार 2024 में पहले यहां पे कह सकते हैं कि इस बार का कोलकाता पश्चिम बंगाल भी अहम रखता है और 42 सीटें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस तरह से यहां पे जीतने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से कहे कि सारे विपक्षी पार्टियों को एक मंच पे लाने के लिए नीतीश कुमार जुट चुके हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी प्रयास है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीसरे मोर्चे को लेकर कवायद तेज कर दी है। अपनी इसी रणनीति के तहत वो आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आ रहे हैं, जहां पर वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। अखिलेश यादव और नीतीश कुमार के बीच अगले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर बातचीत होगी। हालांकि इस मुलाकात पर सभी सियासी दलों की नजरें टिकी हुई है। खास तौर से मायावती इस मुलाकात को लेकर बेहद गंभीर है, क्योंकि सूबे की सियासत में समाजवादी पार्टी और बसपा एक दूसरे का वोट काटने पर लगी हुई है, जबकि इस तीसरे मोर्चे में मायावती का शामिल होना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में नीतीश कुमार की मुलाकात पर कई तरीके से चर्चाएं हो रही हैं। वहीं अब नीतीश कुमार के इस प्लान पर बीजेपी ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि जिसको जहां चाहे वहां जाकर मुलाकात कर ले, इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। खबर है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार सीधे लखनऊ आएंगे, जहां वो समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव के साथ बैठक कर तीसरे मोर्चे के गठन और उसके स्वरूप पर चर्चा करेंगे। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। कर्नाटक के चुनावी घमासान के बीच आज से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह तीन दिनों के कर्नाटक प्रवास पे रहेंगे। चुनौती ये है कि लिंगायत समुदाय के जो नेता गए हैं कांग्रेस पार्टी में और उनको लेकर अब कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घेर रही है। वहीं बीजेपी को भी डर है कि कहीं लिंगायत समुदाय का कुछ वोट न टूट जाए। वोकालिगा समाज को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी लगातार नए तरीके ईजाद कर रही है और अब केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे को भी मैदान में उतारा गया है। उन्हें येदियुरप्पा का करीबी भी माना जाता है। राज्य में चूंकि डीके शिवकुमार वोकालिगा समुदाय से आते हैं, आर अशोक जो कि मंत्री थे कर्नाटक में, उनको उनके खिलाफ उतारा गया है। और वोकालिगा समाज में योगी आदित्यनाथ की भी अच्छी खासी पैठ है। नाथ समुदाय के लोग वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में हैं और ऐसे में आर अशोक के सीट पर प्रचार करने के लिए योगी आदित्यनाथ भी मैदान में उतरेंगे, जो कि डीके शिवकुमार के सामने चुनावी मैदान में खड़े हैं। कैमरामैन अमित राय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। एशियाई खेलों में देश का नाम रोशन करने वाले दिग्गज पहलवान आज एक बार फिर 3 महीने बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं और आज जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का ये दूसरा दिन है। 3 महीने पहले जो मांग थी आज भी वही मांग कायम है। 3 महीने पहले जिस तरीके से देश के दिग्गज पहलवान इस मांग को लेकर बैठे थे कि WFI के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह पर FIR दर्ज हो और तुरंत उनके पद से इस्तीफा देना होगा। जिस तरीके से यौन उत्पीड़न का जो आरोप है वो पहलवान लगा रहे हैं, उसके बाद 3 महीने के बाद खेल मंत्रालय ने जो है वो एक कमेटी बनाई थी। अब कमेटी का ये कहना है कि कमेटी की जो रिपोर्ट है वो खेल मंत्रालय को दे दी गई है, लेकिन पहलवानों का ये आरोप है कि कमेटी में क्या है, क्या कुछ सुझाव है, ये पहलवानों को नहीं बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जंतर मंतर पर चलने वाला ये धरना कितने दिन चलेगा और 3 महीने तक जो मांगे पूरी नहीं हुई, क्या अब उसका कोई हल निकल पाएगा या नहीं। कैमरामैन अविनाश के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। पंचायत राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचे और उन्होंने कार्यक्रम के दौरान यहां पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गांव का भरोसा तोड़ा है, तो हमने विकास के लिए तिजोरी खोल दी। प्रधानमंत्री यहां पर एक बड़े कार्यक्रम में पहुंचे थे, जिस कार्यक्रम के दौरान अलग अलग तरह की योजनाओं के लोकार्पण और यहां पर भूमि पूजन किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके तहत 4 लाख से ज़्यादा हितग्राहियों को के वर्चुअली उनसे जुड़कर उनको जो गृह प्रवेश कराया। इसके साथ ही
करीब 7 करोड़ से ज़्यादा की ऐसी योजनाएं हैं जो कि जल जीवन मिशन से जुड़ी हुई थी, जिसके तहत हर घर तक जल पहुंचाने का एक काम किया जा रहा था। उसके तहत भी यहाँ पर 4 अलग अलग परियोजनाओं का यहाँ पर भूमि पूजन किया गया, जिसके तहत लाखों गाँव के लोगों को पानी मिलेगा। यहाँ पर चुनावी साल में इस तरह की योजनाओं और घोषणाओं के साथ साथ बीजेपी यहाँ पर विंध्य में अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के लिए केरल दौरे पे हैं और यहाँ ईसाई पादरियों से मुलाकात करेंगे। राजनीतिक तौर पे इसे कई अर्थ निकाले जा रहे हैं, लेकिन ईसाई पादरियों नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री को बहुत चाहते हैं, पसंद करते हैं, इसलिए उनके साथ वो मुलाकात हो रही है। कोच्चि में ईसाई समुदाय के साथ प्रधानमंत्री की ये बैठक राजनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण समझी जा रही है। ये बैठक बीजेपी के संपर्क अभियान स्नेह यात्रा के मद्देनजर हो रही है, जिसके तहत केरल में बीजेपी के नेताओं ने ईसाई और मुस्लिम नेताओं और इन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के घरों का क्रमशः ईस्टर और ईद जैसे त्योहारों के अवसर पर दौरा किया। बीजेपी के मुताबिक संपर्क अभियान को अनुकूल प्रतिक्रिया मिली है, क्योंकि हाल ही में ईसाई समुदाय के कई सदस्य पार्टी में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ईसाई समुदाय से मुलाकात का भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिले या न मिले, लेकिन विपक्षी दलों को इससे परेशानी जरूर होने लगी है। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट की शिवसेना का महाविकास आघाड़ी गठबंधन है और इसी महाविकास आघाड़ी गठबंधन को लेकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने एक बड़ा बयान दिया है। शरद पवार ने कहा है कि आज महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन है, लेकिन ये कल होगा या नहीं ये नहीं पता। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने रविवार को अमरावती में कहा, महाराष्ट्र में आघाड़ी है और हमारी इच्छा है कि हम साथ में काम करें, पर इच्छा से क्या होता है, आगे विधानसभा और लोकसभा चुनाव है, आगे आघाड़ी रहेगी या नहीं इस पर चर्चा नहीं हुई। शरद पवार ने कहा कि कई प्रक्रियाएं होती है, सीट बंटवारे का मुद्दा होता है और पार्टियों के विषय में अभी कैसे कह सकते हैं। शरद पवार के बयान के बाद शिवसेना के उद्धव गुट के नेता संजय राउत का भी बयान आया है। संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में आघाड़ी है और 2024 में भी हम साथ में लड़ेंगे। आपको बता दें कि साल 2019 में महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र में गठन हुआ था और पहली बार हुआ था कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना साथ में आए थे। कुछ इस तरीके से समीकरण राज्य में उस वक्त बन चुके थे, लेकिन 2024 में जिस तरीके से शरद पवार ने बयान दिया है उसको लेकर सवाल महाविकास आघाड़ी गठबंधन को लेकर जरूर खड़े किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन विनोद के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव अपनी पार्टी भारतीय राष्ट्र समिति की एक रैली को आज संबोधित करने वाले हैं। छत्रपति संभाजीनगर के जबिंदा ग्राउंड पर रैली की तैयारी पूरी हो चुकी है। भारतीय राष्ट्र समिति की ये महाराष्ट्र में तीसरी रैली है। इससे पहले 2 रैली मराठवाड़ा के ही नांदेड़ विभाग के अलग अलग इलाके में हुई थी। दरअसल भारतीय राष्ट्र समिति 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारने वाली है। इसके लिए बीआरएस ने कुछ पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और कुछ पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसके अलावा पार्षदों को अपनी पार्टी में आज प्रवेश देगी। बीआरएस ने यह दावा भी किया है कि आज की छत्रपति संभाजीनगर की रैली में 1 लाख से भी ज्यादा लोग जुटने वाले हैं। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। मोदी सरनेम को लेकर पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही थी, पटना हाईकोर्ट ने उसे 15 मई तक रोक लगा दी है। राहुल गांधी ने सारे मोदी चोर है बताया था। लोकसभा चुनाव में कैंपेनिंग में तमिलनाडु के कोलार में भाषण के दौरान राहुल गांधी ने यह बयान दिया था। इसे लेकर अलग अलग जगहों पर राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसी टिप्पणी को आधार बनाते हुए वर्तमान सांसद बीजेपी के सुशील मोदी ने 2019 में पटना के निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। इसे लेकर पटना सिविल कोर्ट ने उन्हें 25 अप्रैल को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश जारी किया था। पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील ने कहा कि इसी मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है और उसी आधार पर राहुल गांधी की सदस्यता भी चली गई है, तो अब इस मामले में ट्रायल नहीं होना चाहिए। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।
पाकिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह से केंद्रीय खुफिया एजेंसी भी पूछताछ करेंगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय खुफिया एजेंसी की एक टीम अमृतपाल से पूछताछ के लिए डिब्रूगढ़ जेल पहुंच रही है। अमृतपाल सिंह से उसके सहयोगियों और उसके फाइनेंस के बारे में पूछताछ की जाएगी। अमृतपाल सिंह को आईएसआई ने क्या टारगेट दिया था, अभी उसके कितने हैंडलर बाहर हैं, पंजाब को अशांत करने के लिए उसका क्या प्लान था, ये सारे राज पूछताछ में उससे उगलवाए जाएंगे। वहीं जेल की भी अगर हम बात करें तो जेल की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जेल परिसर की सुरक्षा में आसाम पुलिस के वरिष्ठ ब्लैक कैट कमांडो, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा कर्मी जो हैं वो तैनात किए गए हैं। अमृतपाल को गिरफ्तार करने के बाद उसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत आसाम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल भेजा गया है। इस जेल में अमृतपाल के चाचा, फाइनेंसर, मीडिया सलाहकार, सुरक्षा गार्ड सहित कुल 9 सहयोगी जो हैं वो बंद हैं। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि अमृतपाल को कल जिस सेल में रखा गया था उसमें दूसरा कोई भी कैदी नहीं है। अमृतपाल को अकेले ही सेल में रखा जाएगा और खुफिया एजेंसियों को उम्मीद है कि अमृतपाल से पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी ने पुलिस वालों को कहा था कि आप अपराधियों को दौड़ाओ, नहीं तो वो आपको दौड़ाएंगे। अब भट्टी के इस कहने का अब असर ये रहा कि पुलिस तो अपराधियों को नहीं दौड़ा रही है, लेकिन अपराधी पुलिस वालों को जरूर दौड़ा कर पीट रहे हैं। बिहार में पिछले 1 महीने के दौरान आधा दर्जन से ज़्यादा घटनाएं घटी हैं, जहां पर अपराधियों ने पुलिस वालों पर हमला बोला, पुलिस की गाड़ियां तोड़ डाली और उन पर फायरिंग की थी। फिलहाल ताज़ा मामला पटना के बिहटा का है, जहां पर शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस टीम के ऊपर लोगों ने पत्थर फेंके, गोलियां चलाई और इसके बाद पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करने के बाद वहां से निकलना पड़ा। इसके अलावा कल ही बिहार के वैशाली के महनार के पास भी ऐसी ही घटना घटी, जहां पर छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम के ऊपर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि तस्करों की सह पर ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पे हमला बोला। इस हमले में करीब 5 से 6 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं और करीब उनकी आधा दर्जन वाहनें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लगातार पुलिस वाले अपराधियों और अवांछित तत्वों के हाथों पीटे जा रहे हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों की ओर से बड़े पैमाने पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुंछ और राजौरी से सटे जंगलों में बेहद ज़्यादा संख्या में सुरक्षा बलों को उतारा गया है, ताकि जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान द्वारा पाले गए उन आतंकियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जाए जिन आतंकियों ने पुंछ में सेना के वाहन पर आतंकी हमला किया था। आपको बता दें, एनएसजी कमांडो, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कमांडो, भारतीय सेना के कमांडो और सैनिक बल के जवान पुंछ और राजौरी से सटे जंगलों में चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और लगातार आतंकियों की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। लगातार आतंकी जो हैं, आपको बता दें कि अपना ठिकाना बदल रहे हैं, क्योंकि सूत्रों से ऐसी जानकारी मिली है जिन आतंकियों ने पुंछ में सेना की गाड़ी पर हमला किया था उनकी संख्या 6 से 7 हो सकती है, जो लगातार घने जंगल की आड़ में छिपे हुए हैं। खासतौर पर राजौरी पुंछ से सटे जंगलों में 2000 से ज्यादा जवानों को उतारा गया है ताकि आतंक का खात्मा किया जा सके। कैमरामैन जीता के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। पश्चिम बंगाल की कलाईकुंडा में मौजूद हूँ। यहाँ पर कोप इंडिया 2023 का युद्धाभ्यास चल रहा है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना अमेरिकी वायुसेना के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक अभ्यास में अमेरिकी वायुसेना का B-1B बॉम्बर से भाग ले रहा है। साथ ही यूएसएफ के F-15 लड़ाकू विमान भी इस अभ्यास में शामिल है। भारतीय वायुसेना की तरफ से Su-30 MKI, राफेल, तेजस और जगुआर लड़ाकू विमान शामिल है। इस अभ्यास को भारतीय वायुसेना के हवाई रिफिलर, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट द्वारा समर्पित किया गया है। अभ्यास आज खत्म हो रहा है। एक्सकोप इंडिया 2023 एयर मोबिलिटी कंपोनेंट के तहत यह चरण भी दोनों वायुसेना के बीच पेशेवर संबंधों को बढ़ाने में मदद कर रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल भी भारतीय वायुसेना ने कई युद्धाभ्यास किया है, कई देशों के साथ युद्धाभ्यास किया है और यह युद्धाभ्यास दूसरा चरण है। और अमेरिकी वायुसेना के साथ इस युद्धाभ्यास को कई मायने में ये बताया जा रहा है कि दुश्मन सचेत रहें और हम पूरी तरह से हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, कलाईकुंडा।
चीनी रक्षा मंत्री ली शांगफू के भारत के दौरे से कुछ दिन पहले ही लद्दाख में भारत और चीनी सेना के बीच 18वें दौर की कोर कमांडर लेवल की उच्च स्तर की बैठक हुई। इस बैठक की भारत की तरफ से यहाँ सेना के 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रशीम बाली ने की। हालांकि इस बैठक को लेकर साफ जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों से जो पता चला है कि कोर कमांडर लेवल की इस उच्च स्तर की 18वें दौर की बैठक के दौरान भारत ने अपनी तरफ से पक्ष जोर के साथ साफ रखा कि जो ईस्टर्न लद्दाख के इलाके डेमचोक और देपसांग है, वहां पर जल्द से जल्द डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट के चलते दोनों देशों की सेनाएं वापस अपने जो निर्धारित पॉइंट्स है वहां पर चले जाए। और भारत ने इस बैठक के दौरान अपना पक्ष एक बार फिर से जोर के साथ साफ रखा है। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब श्रीनगर। दक्षिण के राज्य केरल को वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली सौगात मिलने वाली है। 25 अप्रैल यानी मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और तिरुवनंतपुरम के कांग्रेस सांसद शशि थरूर की मौजूदगी में वंदे भारत एक्सप्रेस को तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। उसको लेकर के तिरुवनंतपुरम में तैयारियां बेहद जोरों पर है। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के तरफ से पूरे शहर को झंडों से पाट दिया गया है। जगह जगह पर प्रधानमंत्री और यहाँ के स्थानीय नेताओं के पोस्टर लगे हुए हैं। तस्वीरें इसमें आप देखिए कि तिरुवनंतपुरम सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है उसको बेहद खास तरीके से सजाया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस के चलने से केरल को पर्यटन के साथ साथ अन्य जिलों को जोड़ने में काफी सहूलियत भी मिलेगी। कैमरामैन मिंटू के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 तिरुवनंतपुरम। अब तक आपने देश में पेपर लीक के मामले सुने होंगे, लेकिन महाराष्ट्र में परीक्षा से ठीक पहले महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एमपीएससी का हॉल टिकट ही लीक हो गया है। अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 90,000 परीक्षार्थियों का हॉल टिकट हैकर्स ने टेलीग्राम पर डाल दिया है, जो अब लोगों के मोबाइल तक पहुंच चुका है और इसको लेकर परीक्षार्थियों की चिंता बढ़ गई है। आयोग ने इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत की है और अब महाराष्ट्र पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन इसको लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष ने इस मामले को लेकर जो संबंधित मंत्री हैं उनसे इस्तीफे की मांग की है और एनसीपी का तो यहाँ तक कहना है कि जो लोग भी दोषी हैं इस मामले में उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो सर्विस का उद्घाटन 25 अप्रैल को करने वाले हैं। इसके अलावा पीएम तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क का भी इनॉग्रेशन करेंगे। आपको बता दें कि पोर्ट सिटी कोच्चि में वाटर मेट्रो सर्विस को 1136.83 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत कोच्चि सिटी से आसपास के 10 टापुओं को जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ऑफ केरल और KfW ने फंड किया है। KfW एक जर्मन फंडिंग एजेंसी है। पीएम मोदी 24 और 25 अप्रैल को मध्य प्रदेश, केरल, दादरा और नागर हवेली एंड दमन एंड दीव का दौरा करेंगे। तो एक तरह से पीएम मोदी के लिए ये दक्षिण भारत को चुनाव के मद्देनजर एक बड़ी सौगात कही जा सकती है। कैमरामैन भारत रावत के साथ पूजा राठौर शर्मा, न्यूज़ 24। 70 साल बाद भारत में चीते पहुंचे और 7 महीने में ही एक दुखद और चिंताजनक खबर ये आई कि अब बीते 1 महीने के अंदर दूसरे चीते उदय की मौत हो चुकी है। इससे पहले 27 मार्च को जो मादा चीता साशा, उसकी मौत हुई थी, किडनी में इन्फेक्शन पाया गया था। तब वन विभाग की तरफ से बताया गया था कि ये इन्फेक्शन भारत आने से पहले ही साशा को था। लेकिन अब चूंकि उदय चीते की भी मौत हुई है, जिसके बारे में ये कहा गया कि 1 दिन पहले तक चीता स्वस्थ था, लेकिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम उसका किया जा रहा है, ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार मौत की वजह क्या है। एक के बाद एक 2 चीतों की मौत होने से ये कुनबा 18 हो गया है। लेकिन एक अच्छी खबर बीच में ये आई थी कि 4 जो शावक हैं उनको भी यहाँ जन्म दिया गया है। लेकिन लगातार जो चीते नामीबिया और साउथ अफ्रीका से आए थे उनमें से 2 चीतों की मौत हो गई है। इसके बाद से न सिर्फ प्रबंधन तनाव में है, बल्कि चिंता की लकीरें अब मच चुकी हैं और ये लगातार कोशिश की जा रही है कि आखिरकार एक के बाद एक चीतों की मौत क्यों हो रही है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। गुजरात के वाहन चालक सावधान, ट्रैफिक रूल तोड़े
तो मोबाइल पर मिलेगा मेमो, अब नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं। गुजरात में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर अब बड़े शहरों में मोबाइल पर मेमो भेजा जाएगा। जुर्माने की वसूली ऑनलाइन पेमेंट के जरिए करनी होगी और यदि मेमो मिलने के 90 दिनों के भीतर दंड का भुगतान नहीं किया जाता तो इसे नेशनल नेटवर्क में दर्ज किया जाएगा। केंद्र सरकार की योजना के तहत प्रदेश के प्रमुख शहरों में जल्द ही ये नियम लागू किया जाएगा। गुजरात में पहले चरण में अहमदाबाद, सूरत, राजकोट शहरों में जल्द ही इस योजना के तहत काम शुरू हो जाएगा। हालांकि प्रायोगिक तौर पर लोगों को मोबाइल पर मेमो मिलने की शुरुआत भी हो गई है, लेकिन अब स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 16 नियमों के उल्लंघन के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर पर मेमो भेजा जाएगा। इसके लिए शहर के 130 ट्रैफिक सिग्नलों पर करीबन 6200 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आपको बता दें कि अब तक महज 3 ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर घर पर मेमो भेजा जाता था, लेकिन अब 16 नियमों को इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। कहा जाता है कि अंगदान महादान होता है, लेकिन भारत में इसको लेकर के जागरूकता काफ़ी कम है। ऐसे में एक ताज़ा मामला सामने आया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि एम्स में 6 साल के बच्चे के ब्रेन डेड होने के बाद 5 लोगों को जीवन दान मिला। जी हाँ, 6 साल के बच्चे का सड़क दुर्घटना में ब्रेन डेड हो गया, उसके बाद उसे एम्स लाया गया था। एम्स में हालांकि ये कहा गया कि 6 साल के बच्चों में जो अंगदान की प्रक्रिया होती है वो काफ़ी जटिल होती है, लेकिन जिस तरीके से 6 साल के बच्चे के द्वारा अंगदान दिया गया है उस पर जाहिर तौर पर यह कहा जा रहा है कि ऐसे में लोगों की जो अंगदान देने की जो अवेयरनेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। हालांकि आपको बताएं कि जिस तरीके से ये पूरा मामला है और जिस तरीके से अंगदान दिया गया है, ऐसे में तमाम डॉक्टरों का ये कहना है कि देश में जिस तरीके से अंगदान को लेकर के कमियां हैं और अवेयरनेस में भी काफ़ी कमियां हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करेगा और लोगों में जागरूकता बढ़ाएगा। कैमरा पर्सन अविनाश कुमार के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड भारत दौरे पर आ रहे हैं और ये दौरा उनका मई में होगा। इससे पहले खबर ये आ रही थी कि वो अप्रैल में भी भारत का दौरा कर सकते हैं। साथ ही खबर ये है कि प्रचंड ने कहा है कि भारत आने से पहले वो पूरा होमवर्क कर लेना चाहते हैं। आप जानते हैं कि प्रचंड चीनी समर्थक माने जाते हैं। दिसंबर में प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। इस विजिट से पहले उन्होंने ये कहा कि मैं भारत दौरे के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहा हूँ। आपको पता है कि भारत ने कई बार समर्थन किया है नेपाल का, और नेपाल को समर्थन इस हद तक किया कि प्रचंड प्रधानमंत्री बने। बावजूद इसके कि उन्हें पहली यात्रा भारत की करनी थी, लेकिन वो चीन चले गए और कई मौकों पर उन्हें चीन का समर्थन करते हुए देखा गया। इसीलिए ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। शायद अब प्रचंड को ये एहसास हुआ होगा कि ये परंपरा टूटनी बेहद जरूरी है। भारत हमारा साथी है, सहयोगी है, तो उसका साथ देना जरूरी है।